स्वागत है आप सभी का। और आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाइए। हम सभी आज जो है ना आप लोग का जो अभी चैप्टर चल रहा है क्लास में उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी कि आप लोग का जो चैप्टर है मानव जनन, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बातें कम हो काम ज़्यादा हो। आप सभी अगर जुड़ गए हैं तो कोशिश कीजिए कि सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, पर कोशिश कीजिए पहले सुनने की, ठीक है। और डाउट को जो है ना मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप लोग जो है ना इस चीज़ों को सुनते चलिए। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। इससे आपके सभी क्वेश्चन जो है ना बन जाएंगे। इस तरह हम लोग ये इस चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन आपको जो है ना इसी में से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी में से आपको एग्ज़ाम को देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करेगा, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिडा को विभेदित करता है। अंडा की जो लेयर होती है उस पे क्या होता है और जोना पेल्यूसिडा होता है। तो पूछ रहा है यहाँ से आपसे क्वेश्चन कि शुक्राणु जो है किसके सहायता से जोना पेल्यूसिडा को क्या करता है, विभेदित करता है। इसको आपको पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या बताओगे। आपको पता है कि जोना पेलुसिटा जो होती है उसके एक्रोसोम से विभिन्न प्रकार के स्राव निकलते हैं। और उन्हीं स्रावों के द्वारा क्या होता है कि जोना पेलुसिटा से का विघटन होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे एक्रोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे एसीएल हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं हो सकता और गर्दन के सेंट्रियोल इस सबसे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्रोसोम के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं वही जोना पेलुसिडा को जो है ना तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ आप सभी कौन कौन एंजाइम होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। यानी जो बच्चा बनता है उसके कौन सी परत जो होती है, कौन से हिस्से होते हैं जिसके द्वारा जो है रक्त तथा परिवहन तंत्र यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका निर्माण होता है। तो इसका हम लोग का क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका हम लोग का जवाब जो है अगर देखें तो इसका आपको ऑप्शन दिया है, एक्टोडर्म दिया है, मीजोडर्म दिया है, एंडोडर्म दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो आपका सही जवाब इसका जो है मीजोडर्म होगा। यानी कि मेजोडर्म से ही क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। मेजोडर्म के द्वारा किसी बच्चे में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित मतलब कि जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 2n है, जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 2n है उसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। और जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या n हो उसको अगुणित कहते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। यानी कि जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 2n यानी कि 46 है। तो आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा बाबू युग्मनज। युग्मनज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, सही जवाब हो गया युग्मनज। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, आपका कॉर्पस कैलोसम से, कॉर्पस ल्यूटेरी से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एल्बिकेंस से। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, ठीक है। क्योंकि जब अंडा रिलीज हो जाता है तो कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं और उन कोशिकाओं से ही क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, भविष्य में आगे चल के वो कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। तो एक कॉर्पस एल्बिकन्स कुछ नहीं होता है, ये विघटित हो जाता है, ठीक है। और एक कॉर्पस कैलोसम से भी नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटेरी से भी नहीं होता है। तो सही जवाब हम लोग का होगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 नंबर कि जो मानव है, मानव मादा में गर्भकाल है, यानी कि जो गर्भकाल है प्रेगनेंसी है कितने दिन की होती है। तो आप सभी को पता है इसका सही जवाब 9 माह, ठीक है, 9 माह, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखें, कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है।
तो कोरक के ऊपर जो होता है कैविटी, कोरक जो है, पहले आप ऐसे समझो, कोरक को हम लोग इंग्लिश में कोरियन कहते हैं, कोरियन कैविटी, ठीक है। और एक कोरियन कैविटी कब बनता है, तो ये जो है जैसे पहले जाइगोट है, जाइगोट एक सेल से 2 सेल में परिवर्तित होगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में परिवर्तित होगा। तो ये जो अवस्था आती है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं बाबू कोरक कैविटी, ठीक है। और ये कोरक कैविटी जो होती है यह किससे बनी होती है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। यही ब्लास्टोसील जो है मोरुला में डेवलप होता है, और वो मोरुला जो होता है कहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, तो गर्भ में जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ब्लास्टोसील। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी जो मैमेलिया होते हैं उनमें नर हार्मोन मतलब मेल हार्मोन जो होती हैं वो कहाँ से होते हैं। जैसे मेल में क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होगा, फेफड़ा से होगा, नहीं होगा। किडनी से होगा, नहीं होगा। लीवर से होगा, नहीं होगा। तो सही जवाब हो गया अंडकोश यानी कि टेस्टिस, ठीक है। सही जवाब हो गया टेस्टिस। कह रहा है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, त्वचा क्या बनाती है, त्वचा हमारे शरीर में बाहरी हिस्सा है, त्वचा हमारे शरीर का क्या है, बाहरी हिस्सा। तो एक्टोडर्म का मतलब हुआ बाहरी, एंडोडर्म का मतलब हुआ आंतरिक, और मेजोडर्म का मतलब हुआ बीच वाला। तो हमारे त्वचा शरीर का कौन सा हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। सही जवाब क्या होगा, एक्टोडर्म, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। आगे क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में कौन पाया जाता है। गर्भाशय पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। भग यानी कि वेजाइना पाया जाता है, नहीं। लेबिया मेजोरा पाया जाता है, नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, कॉपर डी, कॉपर ग्रंथि, यानी कि सही जवाब हो गया डी, ठीक है। आगे कर रहा है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, कब होता है, ओवम कब निकलता है बताएं तो ओवम आपको पता है कि कितना निकलता है ओवम, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम कितना निकलता है। तो नॉर्मल देखा जाए तो ये 1 निकलता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन में क्या होता है 2 भी निकल जाता है, तो ये रेयर केस में होता है। इसलिए हम यहाँ पे सही जवाब नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है प्रत्येक मासिक चक्र, यानी कि यह एवरेज पूछ रहा है। तो इसलिए एवरेज पूछने की वजह से हमारा सही जवाब होगा एक अंडाणु, ठीक है। आगे अगर देखा जाए कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ से होता है, शुक्राणु जनन द्वारा, अंड जनन द्वारा, दोनों के द्वारा। तो बाबू हम सभी जानते हैं कि अंडा के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, ऊजीनेसिस कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अंड जनन, क्या होगा, सही जवाब होगा अंड जनन द्वारा, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है बताएं तो आप। तो यहाँ पर जनन एंडोथीलियम, जनन एलिथीलियम से, या जनन मेसोथीलियम से, अंतराली कोशिकाओं से होता है। अंडाणुओं का निर्माण जो होता है जनन एलिथीलियम से होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अंडाशय से अंडाणु के 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्जन, यानी कि अंडा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओवम क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अंडोत्सर्जन, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। अल्पकालिक का मतलब हुआ कि थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए इसमें कौन ऐसा ऑर्गन है जो ग्रंथि की तरह कार्य करता है, आप बताएं तो। ऑप्शन ए हो गया अंडाशय, ऑप्शन बी हो गया वृषण, ऑप्शन सी हो गया ग्रॉफी पुटक, ऑप्शन डी हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम सभी अभी पढ़े हुए हैं कि हम सभी जानते हैं कि अंडा जो होता है, अंडा निकलने के बाद कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं, कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं और अंडा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं बचती हैं इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है यह वेट करता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है
इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है तो यह वेट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा। कौन क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो यह कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो इसलिए यह क्या है? अल्पकालीन है, ज़्यादा समय तक यह नहीं रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। अगला कह रहा है कि शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्रजनक नलिका का मतलब क्या हुआ? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं शुक्रजनक नलिका। ठीक है। और शुक्रजनक नलिका में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ बड़े सेल होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं छोटे छोटे सेल होते हैं। तो ये जो छोटे सेल होते हैं उनको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और बड़े सेल होते हैं उनको हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है। तो ये सर्टोली सेल को हिंदी में हम लोग सर्टोली कोशिका कहते हैं। ये सर्टोली कोशिका ही क्या करती है? भोजन को इकट्ठा करती है, और भोजन इकट्ठा करने के बाद पोषण प्रदान करती है। यानी कि छोटे छोटे जो जर्मिनल एपिथेलियम है इनको पोषण प्रदान करती है कौन? सर्टोली कोशिका। ठीक है। लीडिंग कोशिका से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है। और ये बाकी जो होते हैं ये आपका ये कोशिका निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनियल कोशिका जो है स्पर्म बनाने में मदद किया, एपिथेलियम कोशिका शरीर की भाग बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, तो उस समय क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सॉरी, ये क्वेश्चन कर रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे एक कोशिका है, तो वह कोशिका क्या होता है? 2 में बटा। ठीक है। और 2 से वो कितने में बट गया? ये 2 में। ठीक है। ये कितने में बट गए? 2 में बट गए। तो ये इससे 2, इससे 2 और इससे 2, तो टोटल कितने बने? 4। तो सही जवाब क्या होगा? 4। यानी कि हमको पता है कि एक बार जो स्पर्म बनता है, क्या बनता है? एक बार जैसे एक ए हो गया, आपके मान के चलो 1 मिनट, ये मान के चलो कि ये आपका हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना में बटेगा? 2 भाग में बटेगा। ठीक है। ये 2 से कितना में बटेगा? 4 में बटेगा। ठीक है। और वो ये 2 से कितना में बटेगा? ये 2 से 4 में बटेगा। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वह कितने स्पर्म का निर्माण कर रही है? तो वह निर्माण कर रही है 4। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 4। आगे हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, इनमें से कौन? तो इनमें डिप्लॉयड कौन है? आपका क्वेश्चन हो गया अंड, पराग ए और बी दोनों, और डी नंबर में दे रहा है युग्मनज। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि ए हो गया अंडा, ठीक है, और ये हो गया स्पर्म। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या n, अंडा में क्रोमोसोम की संख्या n। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो गए? 2n। और बनाए क्या? जाइगोट। यानी कि जाइगोट क्या होता है? द्विगुणित होता है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब कह रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? यानी कि जो अंडा हो है, अंडा निकलने की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं बाबू, हम सभी पढ़ा है कि 2 तरह के हार्मोन होते हैं जो अंडा बनाने से लेके निकालने तक मदद करते हैं। तो अंडा बनाने में मदद करता है वह है FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। तो ये दोनों का काम है, अंडा ए बनाएगा, अंडा बनाने में मदद करेगा, और ये अंडा को रिलीज करने में मदद करेगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा आपका FSH एंड LH। सही जवाब हो जाएगा FSH एंड LH। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? क्या लीवर में पाई जाती हैं? तो नहीं, हमें जाहिर सी बात है कि लीवर में नहीं पाई जाती हैं।
अंडाशय में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अग्नाशय में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो सही जवाब क्या होगा? वृषण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेस्टिस में क्या होता है? सर्टोली सेल पाया जाता है। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं आप लोगों से? एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आप एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कौन है जो नर युग्मक मेल गैमेट से संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। जो सेकेंडरी केंद्रक होते हैं वह इसमें मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, काहे लिए होती है? तो जीवों की संख्या वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों बनाए के रखने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही, ये सभी सही है। जीवों की संख्या वृद्धि जरूरी है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता भी जरूरी है, अपनी जाति को बनाए रखना भी जरूरी है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका सही जवाब हो गया ए, बी, सी, ठीक। आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि नर वृषण कोष स्थित होता है, यानी कि जो नर वृषण कोष स्थित होता है कहाँ पे? हमने बताया था कि शरीर के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को थोरेसिक, बीच वाले को एब्डोमिनल और नीचे वाले को पेल्विक रीजन कहते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? नर वृषण कोष कहाँ पे स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा उदर गुहा के बाहर, ठीक है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल के पास, पेल्विक रीजन के पास, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग क्या है? बताओ आप, जो इम्पोर्टेंट हो सबसे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ना हो तो सब कहानी खत्म। तो इसलिए सही जवाब होगा टेस्टिस, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान ही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो बीच वाला पार्ट होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है? बताओ तो आप। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब सही से बताओ। तो शुक्राणु जो होता है उसके ऊपर वाले भाग पर क्या हो गया? हेड हो गया। बीच वाला भाग में पूछा कि क्या होता है, तो हम सभी स्ट्रक्चर में नीचे वाला में टेल हो गया, तो बीच वाला में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेडिंग सेल पाई जाती है। तो लेडिंग सेल कहाँ पे पाई जाती है? आप सभी को पता है लेडिंग सेल जो होती है वह वृषण में पाई जाती है, और इसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। किडनी में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। लीवर में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। आंत में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन करें कि मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? हम सभी जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, क्योंकि गर्भाशय में इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। वेजाइना जो है वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो जो है कोपुलेटरी चेम्बर की तरह काम करता है। ओवरी से अंडा निकलता है। तो उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से पे? तो एम्पूला वाले हिस्से पे। किस हिस्से पे? एम्पूला वाले हिस्से पे होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या है? बताओ आप। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग की बात किया जाए तो इसमें मतलब पूछ रहा है कि प्राइमरी जो है या कौन सा ऑर्गन है इसमें जो प्राइमरी है? बताओ। तो इसका हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी की बात किया जाए मेल में तो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है। और फीमेल में बात किया जाए प्राइमरी का तो वह है ओवरी। क्या है? ओवरी, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? तो हम सभी जानते हैं कि अंडाशय के द्वारा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो मेल हार्मोन है। और जनन ग्रंथि द्वारा नहीं निकलेगा और गर्भाशय द्वारा नहीं निकलेगा। तो सही जवाब होगा वृषण। क्या होगा? सही जवाब होगा वृषण, ठीक है। तो यहाँ तक आप आ रहे हो तो देखते चलो और इसको नोट करते चलो, ये नहीं कि ऐसे ही चलो, ठीक है। और पूरे अच्छे से इस चीज़ों को समझते चलो। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा में आप लोग की तैयारी हो जाएगी भी, ऑब्जेक्टिव भी टोटल।
तो इसलिए हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि लाइव सेशन आप लोग का चले, ठीक है, और आप लोग को चीज़ों को समझ में आए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो मतलब स्पर्म एंड ओवम दोनों के मिक्स होने से क्या बनेगा, जाहिर सी बात एक बड़ा सा सेल बनता है, वह सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट, और हिंदी में कहते हैं युग्मनज, ठीक है। ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा युग्मनज। सही जवाब क्या हो जाएगा, युग्मनज, ठीक है। तो युग्मनज पे हम लोग टिक मार देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 30 क्वेश्चन के बाद बाकी सभी क्वेश्चन और कल देखते हैं 30-40 क्वेश्चन। क्लास को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता ले रहा हूँ, लेकिन आगे और क्लास बढ़ाया जाएगा आप लोग का और लाइव सब चीज़ें होंगी। पर यहाँ पे आप लोग देखो लास्ट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोग याद भी कर लेना। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर ग्रंथि उपस्थित होती है। कॉपर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, शंभू प्रसाद को काऊ बोला, याद है ना आप लोगों को। तो कॉपर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, मादा में पाई जाती है, नहीं दोनों में, नहीं इनमें से कोई नहीं, सही जवाब होगा नर में। यानी कि टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए, और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसी के बेस पे थे, तो इसलिए आप लोग को समस्या नहीं होनी चाहिए, और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग जो है ना कल से इसको सेशन को ऐसे ही हम लोग जारी रखते हैं, और डेली हम लोग क्लास रखेंगे, ठीक है। तो डेली हम लोग की क्लास चलती रहेगी और डेली हम लोग पढ़ते रहेंगे। और आप सभी इस सेशन में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।